सो देखो ये स्टिपुलेशन है जो एसेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट है और ये स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ये साइड का है और ये मेन है। तो मेन चीज कंडीशन जो अगर मेन है, मेन चीज अगर टूटता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर दोगे, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट जो साइड का कोलैटरल का चीज टूटता है जैसे कि वारंटी, तब आपको डैमेज मिल सकता है। इज इट क्लियर सबको? ऐसा कर दो अगर समझ में आ गया। मैं और एक एग्जांपल लूंगा, बट ये फंडा क्लियर हुआ कि कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस एंड वारंटी कोलैटरल टू द मेन पर्पस होता है। सो आज का क्लास है ऑन कंडीशंस एंड वारंटीज। एज यू कैन सी कंडीशंस एंड वारंटीज, यूनिट 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये है सीए फाउंडेशन सिलेबस। ओके, नाउ व्हाट आर कंडीशंस एंड व्हाट आर वारंटीज? मैं बहुत इजीली 2-3 चीज बताने वाला हूं, आप लोग थोड़ा सा फोकस करने से आप लोग को पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। पहला चीज, कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन होता है जो टूटने से पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। यू हैव पावर टू रेपुडिएट द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन। वारंटी एक ऐसा चीज है जो ब्रीच होने से पूरा कॉन्ट्रैक्ट को आप रेपुडिएट नहीं कर पाओगे, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाओगे। समझाइए सर। आज अगर मेरा बिरयानी खाने का मन किया, मैं ऑर्डर किया बिरयानी, बिरयानी में जाहिर है चावल रहेगा, बिरयानी में जाहिर है चावल रहेगा। वी नो बिरयानी एज अ डिश वेयर राइस इज देयर। Now depending on which biryani you are taking, veg, non-veg में कौन सा etc. तो depending on that you will get the other things. अगर बिरयानी में चावल ही ना दे, रोटी दे दे आपको, आप लेंगे? You will tell me कि that is a breach of what? Condition या warranty? Condition. ये तोड़ने से कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दोगे। आप बोलोगे नहीं ये तो नहीं बना, है ना? सो कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन होता है, स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कंडीशन लीड्स टू रेपुडिएशन। क्लियर है? बहुत आसान चीज मैं लिख दिया। अच्छा, वारंटी क्या है? अब मैं बोला बिरयानी में आलू नहीं है, बिरयानी में चावल नहीं है, एक बात हो गया, बिरयानी में आलू नहीं और एक बात हो गया। तो कलकत्ता बिरयानी इज फेमस फॉर आलू, सो लेट्स से बिरयानी का आलू नहीं मिला आपको, तो वो क्या बोलोगे? ब्रीच ऑफ कंडीशन या ब्रीच ऑफ वारंटी? ब्रीच ऑफ वारंटी। यानी कि यू कैन नॉट क्लेम द एंटायर मनी रिफंड or repudiate the contract, you can claim damages. It is, तो इसका जगह में क्या लिखोगे? essential to the main contract. It is a stipulation collateral to the main contract. Got it? So देखो ये stipulation है जो essential to the main contract है और ये stipulation है जो collateral to the main contract है। ये साइड का है और ये मेन है। तो मेन चीज कंडीशन जो अगर मेन है, मेन चीज अगर टूटता है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर दोगे, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बट जो साइड का कोलैटरल का चीज टूटता है जैसे कि वारंटी, तब आपको डैमेज मिल सकता है। इज इट क्लियर सबको? ऐसा कर दो अगर समझ में आ गया। मैं और एक एग्जांपल लूंगा, बट ये फंडा क्लियर हुआ कि कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस and warranty collateral to the main purpose होता है। ओके सर, और एक एग्जांपल दीजिए। मैं गाड़ी खरीदने गया तो गाड़ी का कलर मैं बोल दिया, गाड़ी का रंग सफ़ेद लूँगा और बोला मेक जो होगा पेट्रोल गाड़ी चाहिए, नहीं तो नहीं लूँगा, डीजल नहीं लूँगा, या ईवी चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए, ईवी चाहिए। ठीक है, ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अच्छा, तो मेरे को बताओ, अगर मेरे को मैं बोल दिया ईवी चाहिए, ठीक है, मेक ऑफ द कार ईवी और पेट्रोल और डीजल इज द
कंडीशन और वारंटी, कंडीशन, कलर ऑफ द कार और पेंट मैं कंडीशन का लेवल में बना सकता हूँ उसको, बट ऑनेस्टली जनरली स्पीकिंग कलर क्या है, वारंटी है, थोड़ी ना वो मैटर करता है उतना, ठीक है, मैटर कर सकते हैं, पर्सनल चॉइस है, बट मैं बोल रहा हूँ कि मानो जनरली कलर, जनरली एवरेज का बात किया जाए तो उतना एसेंशियल नहीं रहता है। मेक ऑफ द कार इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सो कंडीशन टूटने से कॉन्ट्रैक्ट पूरा खत्म हो सकता है, वेरएज वारंटी टूटने से कॉन्ट्रैक्ट तो कभी खत्म नहीं होगा, बट वारंटी टूटने से क्या होगा, वारंटी टूटने से आपको डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ कंडीशन एंड वारंटी का अगर डिफरेंस बनाना है तो क्या होगा। ओके, डिफरेंस देखते हैं। दोनों ही स्टिपुलेशन है, ये स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस है, एसेंशियल टू द मेन पर्पस, मेन पर्पस के लिए जरूरी है। और कंडीशन एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो कोलैटरल टू द मेन पर्पस है। क्लियर है दोनों का फर्क। दूसरा फर्क, कंडीशन ब्रीच होने से, ब्रीच ऑफ कंडीशन लीड्स टू रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जनरली, बट ब्रीच ऑफ वारंटी डैमेजेस मांग सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वारंट कंडीशन टूटने से आप कंडीशन टूटने को ब्रीच ऑफ वारंटी जैसा ट्रीट कर सकते हो। यू मे ट्रीट रेपुडिएशन ऑफ और ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, यानी कि आप बोल सकते हो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं है, मैं डैमेजेस लेके खुश हूँ, ठीक है। यू मे ट्रीट और वन मे ट्रीट ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट यू मे नेवर ट्रीट ब्रीच ऑफ वारंटी एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। जो ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ उसमें थोड़ी ना बोल पाओगे नहीं मैं डैमेजेस नहीं, मेरे को पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, नहीं। सो ब्रीच ऑफ कंडीशन may be treated as breach of warranty. Breach of warranty cannot be treated as breach of condition. अब मैं बता दूं, यहाँ तक तो पूरा क्लियर है ना, सबको क्लियर है। ओके, अभी देखो, अभी टाइप्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज, ये मैं जो लिखा, जिन लोग को समझ में आया, नाम देख के मेरे को बात करना मेरे से, मतलब अभी रिस्पॉन्ड करो और मेरे को बताओ एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज कहाँ पे, क्या कानून में लिखा रहेगा या एग्रीमेंट का लेवल में लिखा रहेगा? एग्रीमेंट लेवल में लिखा रहेगा। एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स में एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटीज विल बी स्टेटेड, ठीक है। बट इम्प्लाइड जो कंडीशन एंड वारंटी इम्प्लाइड होगा, वो इम्प्लाइड कहां से हो रहा है? फ्रॉम द एक्ट। यही हम लोग को सीखना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग द एक्ट एंड नॉट हर एक एग्रीमेंट देख के हम लोग सेल ऑफ कोर्ट्स नहीं समझ रहे। तो एग्रीमेंट लेवल में जो कंडीशंस एंड वारंटीज एक्सप्रेस रहेगा उसको एक्सप्रेस एग्रीमेंट्स एंड कंडीशंस एंड वारंटीज कहेंगे, और जो एग्रीमेंट लेवल में लिखा नहीं बट इम्प्लाई किया जाएगा उसको इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटी कहेंगे। अब इम्प्लाइड कंडीशन में देयर आर 7 इम्प्लाइड कंडीशन एंड देयर आर 4 इम्प्लाइड वारंटीज। देयर आर 7 इम्प्लाइड कंडीशंस एंड 4 इम्प्लाइड वारंटीज। तो 7 इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है एक बार देखते हैं। नंबर 1, फर्स्ट वन, इम्प्लाइड कंडीशन नंबर 1। देखो, पहला इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू द टाइटल, यानी कि मेरे को बताओ, आप किसी से घर खरीदे, गाड़ी खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदे, ज़मीन अपना नाम पे किए, सर ये सब तो इमूवेबल होना चाहिए, मतलब मूवेबल होना चाहिए गुड्स, ऐसे बोल रहा हूँ एग्जाम्पल समझने के लिए इजी रहेगा।
तो कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मूवेबल गुड्स आप किसी से खरीदो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा, वो गुड्स जिससे खरीद रहे हो उनका है या वो चोरी करके किसी से लेके आया, उनका है, नेचुरल सा बात है। तो अगर वो गुड्स उनका ना हो, आपको बाद में पता चले या आपको मतलब उनका ना हो गुड्स, तब क्या होगा, तब मैं कह सकता हूँ ये टाइटल मतलब किसका नाम पे, टाइटल डिफेक्टिव है एंड ये सौदा भी डिफेक्टिव हो जाएगा। इसीलिए फर्स्ट कंडीशन इम्प्लाइड क्या है कि द गुड्स बिलोंग टू द सेलर। गुड्स अगर सेलर का नहीं है, टाइटल गुड्स का किसी और का है, तब तो ये सेल ऑफ गुड्स एग्रीमेंट में थोड़ा बहुत कंडीशन में दिक्कत है, बिकॉज इट इज़ एन एसेंशियल टू द मेन पर्पस के गुड्स जब ट्रांसफ़र होगा तो टाइटल गुड्स का सेलर का ही होना चाहिए। तो टाइटल इज़ द फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन। सेकंड इम्प्लाइड कंडीशन मेरे को बताओ, डिस्क्रिप्शन। मेरे को बताओ, अगर गुड्स तुम खरीद रहे हो, गुड्स शुड correspond to the description of the goods which you had how it has been described, है ना। तुमको कोई बोला कि आपको बासमती का जैसा चावल दिया जाएगा और आप खरीद लिए डिस्क्रिप्शन सुन के, फिर देखे आप बासमती जैसा चावल नहीं है, दूसरा कुछ है, तो बोलो डिस्क्रिप्शन का कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है ना, इट इज़ एसेंशियल टू द मेन पर्पस। सो डिस्क्रिप्शन इज द सेकेंड कंडीशन, ठीक है। फिर है सैंपल। अच्छा बोलो, सैंपल सेल या सेल बाय सैंपल में क्या होता है, सैंपल के साथ बल्क अगर कॉरेस्पॉन्ड करे तभी वो सही है, बल्क अगर सैंपल के साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। सो सैंपल सेल में सैंपल इज ऑल्सो अ कंडीशन, द बल्क शैल कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल, डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। नंबर 4 मैं बोला टोटल क्रिकेट टीम है, 7 कंडीशन से इम्प्लाइड और 4 वारंटी इम्प्लाइड है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। फिर 5, 6, 7 तो एकदम ही यूनिक है, क्वालिटी लेके है। 5, 6, 7 क्या लेके है, क्वालिटी। वी आर ओनली डिस्कसिंग 7 इम्प्लाइड कंडीशन। बुक से भी देखेंगे, बुक से देखने से पहले एक बार क्वालिटी लेके 3 पॉइंट्स क्या है ध्यान से सुनो। क्या 3 इम्प्लाइड कंडीशन है, क्या कंडीशन रहना ही चाहिए, एक बायर एक्सपेक्ट करेगा सेलर से और सेलर भी एक्सपेक्ट करेगा बायर से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्वालिटी लेके मैं बोला, देखो फर्स्टली तुम्हारा जो प्रोडक्ट है इट शुड फिट योर रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट फिट होना चाहिए उससे, ठीक है। अच्छा ये क्या फिटनेस का बात बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि इसका जो ट्रू कैरेक्टर है प्रोडक्ट का, लेट्स से जूता, मैंने शू खरीदा बट शू का सोल जो है, सोल SOUL वाला सोल नहीं, SOLE वाला सोल, शू का SOLE वाला सोल ही शू का SOUL वाला सोल होता है, ठीक है ना। शू का सोल जो है इतना इंफीरियर क्वालिटी है, इतना गंदा है कि एक दिन पहन के ही टूट गया। बोलो क्या ये कंडीशन होना चाहिए क्वालिटी का? हाँ बिल्कुल, आप लोग वापस देते हो ना इतना क्वालिटी खराब होने से। तो ये क्या चीज़ का क्वालिटी बोल रहा है? पर्पस टेस्ट। द मेन पर्पस जो है जूता का, वो पर्पस ही फेल हो जाएगा अगर बेसिक इसका पर्पस टेस्ट ये फेल करे। तो इसीलिए दैट इज़ वन टाइप ऑफ क्वालिटी। आई सेड आई विल टॉक अबाउट 5, 6, 7 3 क्वालिटी के बारे में मैं बात करूँगा। एक होता है ऐसा क्वालिटी जो बेसिक पर्पस को फिल करता है। दूसरा क्वालिटी हो गया अगर ये एडिबल कुछ फूड है मतलब एडिबल गुड्स है, तो फिर इट शुड ऑल्सो हैव अ क्वालिटी ऑफ होलसमनेस। होलसमनेस क्वालिटी मतलब, होलसमनेस का क्वालिटी का मतलब होता है कि इट शुड बी एडिबल। खाना खा रहे हो अंदर जा रहा है तो इट शुड बी होलसम, इट शुड बी एडिबल। लास्टली इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड क्वालिटी हो गया, किताब में आओ, थर्ड क्वालिटी हो गया किताब में आइए, थोड़ा बहुत देख लीजिए। देखिए, कंडीशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच होने से रेपुटेशन होता है कंडीशन, वारंटी ब्रीच होने से क्लेम फॉर डैमेजेस कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब देखो
कंडीशंस एंड वारंटीज, फिर शुरू हो गया डिफरेंस, मैं बोल दिया व्हेन कंडीशन इज टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, ये मैं बोला नहीं। अच्छा, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज, उसमें एक्सप्रेस तो यहाँ पे है नहीं, इम्प्लाइड कंडीशंस हम लोग पढ़े, कंडीशन एज टू टाइटल, condition by sample, condition as to by description, sale by sample as well as description। फिर मैं बोला condition as to quality और fitness, condition as to wholesomeness, condition as to merchantability। ये क्या है merchantability, अभी वही बताने वाला था, बट मैं एग्जाम्पल में ले जा रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में ले जा रहा हूँ, इसलिए बुक खोला, ये पढ़ो। एक व्यक्ति ने मोटर हॉर्न्स ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरर से, एंड हॉर्न सप्लाइड स्क्रैच्ड है, डैमेज्ड है ओइंग टू बैड पैकेजिंग। ऑफ कोर्स वो क्या बोलेगा, ये मर्चेंटेबल है, मर्केंटेबल है या नहीं है, ये नहीं बिकेगा, स्क्रैच माल कौन खरीदता है, तो सिंपल है। तो इसीलिए ये जो क्वालिटी है इसको हम लोग बोलते हैं मर्केंटेबिलिटी, ठीक है ना। सो दिस इज अनदर क्वालिटी विच इज नीडेड। अच्छा, इम्प्लाइड वारंटीज में अभी दिखाया बोर्ड में, इम्प्लाइड वारंटीज क्या है, चार्ट हो है, ठीक है, इम्प्लाइड वारंटीज W, ठीक है। सो इम्प्लाइड वारंटीज चार्ट तो क्या है एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद आखिरी टॉपिक ऑफ यूनिट 2 होगा जो कि है कैविएट एम्प्टर, वो भी बहुत अच्छा ऑफ कोर्स टॉपिक है, ध्यान देना। इम्प्लाइड वारंटीज, देखो पहला इम्प्लाइड वारंटी क्या है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। एक बार एग्जांपल पढ़ो मेरे साथ। एक्स ने लैपटॉप खरीदा वाई से, और लैपटॉप खरीदने के बाद एक्स ने कुछ पैसा खर्च करके लैपटॉप को रिपेयर भी करवाया, ठीक है। अननोन टू द पार्टीज, एक्स और वाई दोनों को पता नहीं, it turns out that the laptop was stolen and was taken from X and delivered to its rightful owner। क्या हुआ, लैपटॉप चोरी का माल निकला और लैपटॉप X को वापस देना पड़ा टू ओनर को, Y का नहीं था, Y को भी पता नहीं था Y किसी से खरीदा होगा। Y shall be held responsible for breach and X is entitled to damage of not only the price but also for cost of repairs। तो देखो Y को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा क्योंकि Y से ही X को मिला, एंड ब्रीच ऑफ वारंटी होने के लिए, कौन सा वारंटी, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। मैं जो भी चीज़ खरीद रहा हूँ नेचुरली आपसे अगर खरीदा या किसी और से खरीदा, मेरा हक है कि पीसफुली इसको पोजेस कर पाऊँ और यूज़ कर पाऊँ। वो जब भी नहीं कर पाऊँगा, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन विल बी ब्रीच्ड, वही बात बोला है, ठीक है। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, ये इनकम्बरेंसेस का बगल में लिख दो, इनकम्बरेंसेस का मतलब है चार्ज, द वर्ड इनकम्बरेंसेस मीन्स चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है सर, चार्ज का मतलब है इसके खिलाफ ऑलरेडी मॉर्टगेज है, मॉर्टगेज है, ठीक है, ओके। अब देखो वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस, आप अगर कोई चीज़ खरीदो होंगे, आपको क्या मन में लगेगा कि ये चीज़ के खिलाफ कोई किसी और का लोन है, नहीं ना, होना नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए रहेगा बच्चों। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये और एक वारंटी है, एक तो अनडिस्टर्ब पोजीशन का वारंटी होना चाहिए इम्प्लाइड, और दूसरा इम्प्लाइड वारंटी है कि वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। थर्ड, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। ये तो बहुत सिंपल है, आज अगर कैलपॉल या कोई भी पैरासीटामोल दवाई आप खरीदते हो, आपका क्या आशा है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपका टेम्परेचर घटेगा, तो क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड, वही बोला। अच्छा, लास्ट वारंटी विच इज इम्प्लाइड इज डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स।
अगर गुड्स का नेचर डेंजरस है उसको डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वारंटीज विच आर इम्प्लाइड. आज का आखिरी टॉपिक में हम लोग आ गए जिसका नाम है कैविएट एम्प्टर. इससे सवाल आता है माइंड यू, इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी से भी सवाल आता है और कैविएट एम्प्टर से भी आता ही है. ठीक है, ये जो कैविएट एम्प्टर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग सरल भाषा में, सहज भाषा में? इसको बोलते हैं, जस्ट अ मोमेंट, तो कैविएट एम्प्टर को हम लोग बोलते हैं बायर बी वेयर. जागो ग्राहक जागो, बायर बी वेयर, लेट द बायर बी वेयर. ये जो फ्रेज है और ये जो प्रिंसिपल है ये कहाँ से आया है पहले समझते हैं, फिर और अच्छे से आप समझ पाओगे टॉपिक को और लिख पाओगे. बोलो, आज बायर के फेवर में ही है ये एक्ट. मतलब कानूनी क्या क्या रेमेडी हो सकता है बायर को जाके सेलर बुद्धू ना बनाए. ठीक है, अब देखो हर बात में बायर का साइड लेके फायदा नहीं है, नहीं तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाएगा इंडिया में. हर बायर बोलेगा मेरे साथ चीटिंग हुआ है, मेरे साथ लूट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है. तो कानून साफ साफ कह दिया कि आप जब एक फल खरीद रहे हो बाजार से, फल में इतना बड़ा कीड़ा है, फल से ज़्यादा साइज का बड़ा कीड़ा है, आप देख के क्यों नहीं ले, जाके आके केस करोगे और सेलर के ऊपर डैमेजेस क्लेम करोगे? नहीं. तो इसलिए बोल दिया देखो तुम्हारा बड़ा बड़ा आँख है, मैंने दिया है भगवान. ठीक है, तो भगवान ने बड़ा बड़ा आँख दिया है तो उसको इस्तेमाल करो और बिवेयर हो जाओ और अपना जो चीज़ आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसका आप कंप्लीट नॉलेज लो. इसीलिए बायर को बिवेयर कर दे रहा है पहले कैविएट एम्प्टर. बट इसका कुछ एग्जाम्पल है. बायर बिवेयर करने से बायर का ऑब्लिगेशन पूरा खत्म नहीं होता है. कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पे बायर का ऑब्लिगेशन खत्म नहीं है माना जाए. ठीक है, तो यही है आखिरी टॉपिक, कैविएट एम्प्टर. मतलब सेलर के खिलाफ अगर बायर केस उठाए, केस करे तो हमेशा नहीं हो पाएगा. कानून बोलेगा कि तुमको भी बेवैर होना चाहिए था, तुम कैसे अपने साथ फ्रॉड होने दिया. ठीक है, ओके. तो सर इसका एक्सेप्शंस क्या है? देयर आर 8 एक्सेप्शंस इसका, यानी कि 8 केस जहाँ पे बायर को दोषी नहीं माना जाएगा. इसके अलावा बायर को दोषी मान सकते हो. बायर को दोषी मानने के लिए प्रिंसिपल क्या है? कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी वेयर. बायर को बोला जाएगा बायर सेलर के खिलाफ केस मत करो, तुम क्यों नहीं अपना आंखों से देखा, चेक क्यों नहीं किया. बट 8 एक्सेप्शंस है जहाँ पे बायर का चेक ना होने से भी चले. व्हाट एक्सेप्शन क्या है? नंबर 1, ब्रांडेड गुड्स. जब बायर ब्रांडेड गुड्स खरीदेगा तब कानून ये मान ले रहा है कि ब्रांडेड गुड्स में तो बायर का ट्रस्ट ही है सेलर ऊपर, तो वो बिवेयर होकर अगर चौकन्ना ना रह के भी खरीदा, प्रोडक्ट खराब निकला, तब सेलर को वापस करना पड़ेगा, या सेलर विल बी लायबल. बट सेलर कैन नॉट बी लायबल इफ द गुड्स आर नॉट ब्रांडेड. तब बायर को देखना चाहिए था. ठीक है, ब्रांडेड गुड्स जहाँ पे बायर इज रिलाइंग ऑन ब्रांड, देयर बायर बिवेयर नहीं टिकेगा. ठीक है, दूसरा हो गया पर्पस. अगर बायर पर्पस अपना बता दे, लेट्स से बायर बोला कि मैं जंगल जा रहा हूँ, जंगल सफारी करने के लिए मेरे को गाड़ी चाहिए, तो पर्पस बता दे अगर बायर, और सेलर का रिकमेंडेशन पे भरोसा करे, रिलाई करे, और उसके बाद भी ठग जाए, तब जाके बायर बोलेगा बायर बिवेयर का कोई स्टोरी नहीं था, मैं तो सेलर पे भरोसा किया. ठीक है. नंबर 3, थर्ड एक्सेप्शन, सेल बाय वे ऑफ
डिस्क्रिप्शन, बोलो डिस्क्रिप्शन देखिए, ये ऊपर वाला जैसे ही लग रहा है, सैंपल देखें या फिर बोथ, क्लियर है। but देख लो कैवे टेम्पटर, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, फिर गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड, गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, एंड फिर तीनों क्वालिटी का पॉइंट जो ऊपर पड़े थे, मर्केंडाइज क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है, सॉरी मर्चेंटेबल क्वालिटी होना चाहिए, एंड पहला है सेल्समैन को तुमने अपना यूज बता दिया और उसके ऊपर रिलाई की। ओके, सो दीज आर द 8 एक्सेप्शंस टू कैवे टेम्पटर। ऑन दैट नोट आज का सेशन ख़त्म होता है। कैवे टेम्पटर के बाद ये यूनिट ख़त्म है, इसलिए मैं बोला कि ये शॉर्टेस्ट यूनिट में से एक है। यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 एंड 4 वी विल डू ऑन जो रूटीन मैंने शेयर किया। आई एम शेयरिंग द रूटीन ऑन द ग्रुप। थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन।